आजादी के बाद भारत के राजनीतिक इतिहास में कांशीराम एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को बहुजन समाज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान के लिए होम कर दिया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद लंबे समय तक दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं का अकाल पड़ गया था। ये 60 और 70 के दशक का वो दौर था जब अम्बेडकर के आंदोलन को दफन करने की साजिश रची जा रही थी। बहुजन समाज हाशिए पर था। ऐसे हालात में कांशीराम ने बहुजन हित के लिए सड़क पर उतरकर फिर से संघर्ष की शुरुआत की। ये 70 का दशक था और 70 के दशक में उस समय जो है बहुत अधिक दलितों पर बहुत अधिक एट्रोसिटीज़ हो रही थी और विशेषकर जो कर्मचारी गण थे वो बहुत परेशान थे। और मान्यवर कांशीराम पूना की जो आम फैक्ट्री थी उसके अंदर एक साइंटिस्ट के पद पर थे, जहाँ पर जो छुट्टियाँ थीं बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध जयंती को ख़त्म कर दिया गया था बिना किसी नोटिस के। और जो है इसलिए कुछ लोगों ने वहाँ पर प्रतिकार किया और मान्यवर कांशीराम ने उसमें सहयोग किया और उसके बाद फिर उन्होंने मुड़ करके नहीं देखा और उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक हम कर्मचारियों को संगठित करके एक आंदोलन नहीं खड़ा करते तब तक कर्मचारियों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं हो पाएंगी। कांशीराम सत्ता की चाबी बहुजनों के हाथ में सौंपना चाहते थे। वो सड़क पर संघर्ष कर दबाई गई आवाजों को संसद पहुंचाना चाहते थे। वो किसी कीमत पर सत्ता में हिस्सेदारी चाहते थे क्योंकि उनको पता चल गया था कि लोकतंत्र में सत्ता में ही असली शक्ति है। कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले में हुआ था। कांशीराम के पिता का नाम एस हरि सिंह और मां का नाम बिशन कौर था। कांशीराम साइंस ग्रेजुएट थे और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO में नौकरी करते थे। नौकरी के दौरान ही अंबेडकर जयंती मनाने को लेकर उनका विवाद हुआ और उन्होंने साल 1971 में आराम की जिंदगी छोड़कर सड़क पर संघर्ष के लिए नौकरी छोड़ दी। अब कांशीराम जी के पास पूरा आसमान था, लेकिन चुनौती भी उतनी ही बड़ी थी क्योंकि उन्हें पूरा देश नापना था, शोषित लोगों को जगाना था। सबसे बड़ी बात जो उनके सामने आई कि लोग चेतना युक्त नहीं थे। दलितों के अंदर चेतना नहीं थी कि वास्तविकता में संगठित हो करके वह अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी पैसे की। उनके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे कि आंदोलन चलाया जा सके। और तीसरी बात जो थी वो विश्वसनीयता थी, जो कि उस समय के लीडरों के पास नहीं थी। और लीडर पैसा जमा तो करते थे लेकिन वो खुद खा जाते थे और इसलिए आंदोलन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कांशीराम नौकरी छोड़ने के बाद 7 सालों तक लोगों के लिए संघर्ष करते रहे, बहुजन समाज के बीच जाकर उनको जगाते रहे। उन्होंने साल 1978 में वामसेफ का गठन किया और दलितों, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यकों से एक साथ आने की अपील की। उन्होंने सरकारी नौकरी करने वाले दलितों और शोषित समाज के लोगों से एक निश्चित धनराशि समाज के हित के लिए संघर्ष में देने की अपील की। कांशीराम का कारवा बनना शुरू हो चुका था। साल 1981 में उन्होंने दलित शोषित संघर्ष समाज समिति की स्थापना की, जिसके बाद DS4 के जरिए उन्होंने दलितों को संगठित किया और 14 अप्रैल 1984 में BSP यानी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। कांशीराम को बाबा साहेब के सत्ता ही सभी तालों की चाबी है के सिद्धांत पर पूरा भरोसा था। सबसे बड़ा प्रयोग मान्यवर कांशीराम का था कि संवैधानिक धरातल पर प्रजातंत्र में विश्वास, और वह ये चाहते थे कि जो प्रजातंत्र में हक दिए गए हैं दलितों को, पिछड़ों को, अकलियतों को जो हक दिए गए हैं उसके आधार पर एक आंदोलन बन सकता है। और इसीलिए उन्होंने नारे दिए, वोट से लेंगे PM CM, आरक्षण से लेंगे SPDM, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल पावर है दैट इज मास्टर की, वह एक गुरु किल्ली है जिसके द्वारा दलित अपने जितने भी द्वार बंद हैं उनको खोल सकते हैं। तो यहां से सत्ता की ताकत को उन्होंने पहचाना। 1 वोट 1 वैल्यू,
वन मैन वन वोट वन वैल्यू, इसकी जो उन्होंने धारणा थी इसको ग्रासरूट पर लागू किया और उसके बाद एक बड़ा नारा दिया 1585 का, जिसके अंदर 85 लोग वो थे जो मनुवादियों का विरोध कर रहे थे। बहुजन का नारा दिया जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटीज, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज को जोड़ करके एक 85% का युग्म बनाया। कांशीराम साइकिल से पूरा देश नाप रहे थे। कांशीराम जी है साथ साथ, सारे मिलके चलो रे, सारे मिलके चलो, सारे मिलके चलो रे, सारे मिलके चलो। वो बहुजन समाज के अंदर राजनीतिक जागरूकता के लिए रोज कई कई सभाएं करते, लोगों को उनके अधिकार के बारे में बताते। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। राजनीतिक सफर की शुरुआत में उन्हें तकलीफों के समंदर से गुजरना पड़ा। कई कई मील उन्हें पैदल चलना पड़ता। साइकिल चलाते चलाते वो बेतहासा थक जाते। कई बार तो ऐसा होता था कि भूखे पेट ही सो जाना पड़ता था। लेकिन ये वो तकलीफें थी जो दिखाई पड़ती थी। कांशीराम इन तकलीफों के साथ साथ मानसिक तौर पर भी बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने परिवार को त्यागने का संकल्प ले लिया था। समाज को अपना जीवन देने के लिए घर परिवार से नाता तोड़ लिया था। वो अपनी एक बहन की मौत और दूसरी बहन की शादी पर भी घर नहीं गए। यही नहीं, पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए। एक बार कांशीराम की मां उन्हें वापस लेने के लिए पुणे आई, लेकिन उन्होंने लोगों की भलाई के लिए मां की ममता को भी ठुकरा दिया। मुझे लगता है कि मान्यवर कांशीराम जो है वो एक योगदान था समूह का। सामूहिक नेतृत्व जब सामने आता है, जब मिलकर के आंदोलन करता है, तो वह एक व्यक्ति को जन्म देता है जो मान्यवर कांशीराम। लेकिन मान्यवर कांशीराम तब बनते हैं जब वह स्वयं अपने त्याग की बात करते हैं। उन्होंने अपना परिवार त्यागा। उन्होंने कहा कि मैं कोई परिवार नहीं रखूंगा, यानी कि शादी नहीं करी। उन्होंने कहा मैं कोई बैंक बैलेंस नहीं रखूंगा। यहां तक कि जब वह उनके पिता की मृत्यु हुई और परिनिर्वाण हुआ तो वह उसी गांव के आसपास थे। उनकी माता उनको बुलाने के लिए आई और उसके बावजूद उन्होंने, मान्यवर कांशीराम ने कहा मैंने एक बार अपना परिवार त्याग दिया है तो मैं अब नहीं आऊंगा। और वो अपने पिताजी के परिनिर्वाण में उनकी जो मिट्टी थी उसमें भी उन्होंने भाग नहीं लिया। तो ये जो त्याग है ये उनको कांशीराम को कांशीराम बनाता है। कांशीराम लगातार 20 सालों से राजनीतिक जमीन तैयार करने में लगे थे। अब समय आ गया था कि वो बड़ा राजनीतिक फैसला करे और उन्होंने किया भी। साल 1981 में वो इलाहाबाद संसदीय सीट से बीपी सिंह के खिलाफ लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में कूदे। चुनाव में वो भले ही हार गए थे, लेकिन पूरा देश उन्हें नेता मान चुका था। 1991 में वो यूपी के इटावा से लोकसभा का चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे। यही वो समय था जब बीएसपी और मुलायम सिंह की पार्टी एसपी के बीच गठबंधन हुआ और यूपी में सरकार बनी। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर होना बाकी था। 1995 में बीएसपी ने मुलायम सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया और बीजेपी के सहयोग से बीएसपी की सरकार बनी और मायावती मुख्यमंत्री बनी। कांशीराम दूसरी बार 1996 में पंजाब के होशियारपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। क्योंकि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना और उसके जरिए समाज में परिवर्तन करना, ये उनकी एक राजनीतिक धारा थी। और देखिए, राजनीतिक कई बार स्थितियां जैसी होती हैं राजनीतिक दल होने की वजह से, उसके हिसाब से चीज़ों को करना पड़ता है। ये उतना सीधा साधा गणित नहीं है कि ऐसा करने से वैसा हो जाएगा। ये इतना सरल नहीं होता है। तो उनकी राजनीतिक धारा तो वही थी जो ज्योतिबा फुले की धारा थी कि शूद्र और अतिशूद्र को जोड़कर उनको सत्ता तक पहुंचाना। या जो मतलब एक तरह से आप देखेंगे कि अम्बेडकर साहब भी जब लोहिया के साथ बातचीत में जाते हैं और तमाम और दूसरे सर छोटू राम के साथ संवाद में जाते हैं, तो अम्बेडकर साहब भी प्रयोग वो करने की उन्होंने कोशिश की थी और इतिहास ने उन्हें उतना समय नहीं दिया। जीवन में उनको उतना समय नहीं मिल पाया जिसमें वो इसको सफलतापूर्वक कर पाते। लेकिन उसी प्रयोग को एक तरह से पेरियार की धारा है या फुले की धारा है, शूद्र और अतिशूद्र दोनों ओबीसी और शेड्यूल कास्ट को जोड़कर एक बड़ा गठबंधन बनाया जाए, प्रयोग उनका वही था। लेकिन बाद में राजनीतिक स्थितियों के हिसाब से चीज़ें बदलती चली गई और इसको आप उस तरह से बहुत शुद्धतावादी तरीके से राजनीति हो नहीं सकती है। तो कई बार राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए तमाम तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं जो उन्होंने भी किए
और इसको अगर आप 24 कैरेट का व्यक्ति ढूंढने की कोशिश करेंगे राजनीति में तो शायद ये संभव ही नहीं है। और ये एक तरह से ये आप सिर्फ अगर कांशीराम साहब से उम्मीद करते हैं कि वो 24 कैरेट के हो जाएं और राजनीतिक रूप से खुद को नष्ट कर लें तो ये थोड़ी ज्यादती है। कांशीराम ने राजनीति को नया रूप दिया। राजनीति में कई तरह के प्रयोग उन्होंने किए। कांशीराम जानते थे कि वो आर्थिक रूप से मजबूत सवर्ण समाज से राजनीतिक सत्ता में भागीदारी मांग रहे हैं, जो आसान नहीं है। इसके लिए उन्होंने बीपी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने के दौरान वोट के साथ नोट का नारा दिया। लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप वोट तो बाद में दीजिएगा, पहले नोट दीजिए। चुनाव प्रचार के लिए भी उन्होंने नायाब तरीका निकाला और दीवारों पर चुनाव चिन्ह की बड़ी बड़ी तस्वीरें बनवाई। ये पहला मौका था जब पोस्टर बैनर की जगह दीवारों पर चुनाव चिन्ह बनाए गए थे और नारों से दीवारें रंगीन हुई थी। कांशीराम सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए सबसे ज्यादा दबाव उन्होंने बीपी सिंह पर डाला था। देखिए, राजनीति का उनका सबसे बड़ा प्रयोग जो था वो असल में देखिए एक आत्मविश्वास के साथ उन्होंने शुरू किया कि जो इस देश का शेड्यूल कास्ट है वो हमारे साथ है, यहाँ से उन्होंने शुरू किया। और उसके बाद आप देखेंगे कि मंडल कमीशन लागू करने के लिए जो ओबीसी का सवाल था, लगभग उन्होंने 500 अलग अलग जगहों पर रैलियां की। तो शेड्यूल कास्ट के पूरे समर्थन के विश्वास के साथ राजनीति को शुरू करना और उसके बाद उसमें ओबीसी और माइनॉरिटीज को जोड़ना। जो बामसेफ उनका अगर आप देखें तो बामसेफ वो बना रहे हैं तो उसमें जो बैकवर्ड क्लासेस हैं माइनॉरिटीज को जोड़कर एक राजनीतिक रूप से संगठित करने की उन्होंने कोशिश की। बुनियादी राजनीति कांशीराम साहब की यही है कि शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और माइनॉरिटीज और तमाम जो वंचित तबके हैं उनको जोड़कर ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक बड़ी गोलबंदी खड़ा करना, उनकी राजनीति यही है। बाद में राजनीतिक स्थितियां जैसी हुई उसके हिसाब से उन्होंने चीज़ों को बदला। तो आप देखेंगे तो कांशीराम साहब ने जो सबसे बड़ा प्रयोग किया वो इन जातियों को राजनीतिक सत्ता तक पहुंचाने के लिए गठबंधन के प्रयोग क्या क्या हो सकते हैं, ये प्रयोग उन्होंने करने की कोशिश की। तो सबसे बड़ा प्रयोग तो उनका ये है। इसके अलावा कम स्रोत से, बड़े कॉर्पोरेट सपोर्ट के बगैर कैसे एक आदमी एक वोट, इस तरह के जो नारे, लोगों को जोड़ना, लोगों से समर्थन लेना, लोगों के घर में जाना, देश भर में साइकिल यात्रा निकालना, तो ये सारे जो प्रयोग थे ये भारतीय राजनीति के सबसे बड़े प्रयोग हैं। और इस वजह से वो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना पाते हैं, जबकि पीछे उनका कोई वंशवाद का कोई ताकत नहीं है, कोई बड़ी जाति की ताकत नहीं है, कोई कॉर्पोरेट पैसा नहीं है। इसके बावजूद वो इतना बड़ा प्रयोग कर पाते हैं। तो ये उसमें टूल्स उन्होंने जो इस्तेमाल किए वो दरअसल अध्ययन किए जाने चाहिए। और एक उनका प्रयोग मीडिया के क्षेत्र में भी था कि वो लगातार ये कह रहे थे कि जो देश का मीडिया है वो इन तबकों के हित में नहीं है। तो उन्होंने अपना मीडिया खड़ा करने की भी लगातार वो कोशिश कर रहे हैं और लगातार वो एक से ज़्यादा पत्र पत्रिकाएं निकालते रहे लगातार। तो एक तरह से अपना मीडिया खड़ा करना, अपने लोगों तक संवाद खुद करने की ताकत विकसित करना और उसके जरिए लोगों तक पहुंचना, ये कुल मिलाकर एक बड़ा प्रयोग अगर आप देखेंगे तो मीडिया के क्षेत्र में भी है। तो कम संसाधनों से राजनीति करना और उन तबकों को जोड़ना जिनकी कोई राजनीतिक सत्ता नहीं रही है और अपना मीडिया खड़ा करना और उसके जरिए लोगों से संवाद करना, ये सब कुछ बहुत बड़े प्रयोग हैं जिसकी वजह से कांशीराम साहब को लंबे समय तक याद किया जाएगा। और उनके योगदान को कोई भी व्यक्ति, उनका विरोधी भी हो, प्रचंड विरोधी भी हो, तो भी नकार नहीं सकता है कि कांशीराम साहब ने राजनीति में बड़े प्रयोग नहीं किए, ये उनका विरोधी भी नहीं कह सकता है। तो सबसे बड़े प्रयोग करने की वजह से इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक प्रयोग करने वाले व्यक्ति के रूप में मैं कांशीराम साहब को देखता हूँ। कांशीराम ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर कुमारी मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उनकी राजनीतिक सक्रियता लगातार बनी रही, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर वह सेहत की वजह से कुछ कमजोर पड़ने लगे थे। उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। 2003 में लकवाग्रस्त होने के बाद वो सक्रिय राजनीति से दूर चले गए और फिर 9 अक्टूबर 2006 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। पूरी दुनिया में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता की लड़ाई में जिन लोगों का नाम आता है उसमें कांशीराम का नाम सम्मान से लिया जाता है। देश कांशीराम को एक महान नेता, पॉलिटिकल फिलोसोफर और उससे बढ़कर समाज सुधारक के रूप में याद करता है। देश उनके इस योगदान और कुर्बानी के लिए सदा आभारी रहेगा। कैमरामैन इमरान अली बेग के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक।